तो क्या ब्लू लॉक सीजन 2 का हम लोग को एक सेकंड वर्जन वाला एनिमे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसी न्यूज काफी ज्यादा इंटरनेट पर अभी आ रही है और इसी के साथ में जो डीमन स्लेयर की एनिमेशन है वो यहाँ पे और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। और इतना ही नहीं, अपनी सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे अपने फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड को बीट कर दिया। और इसके साथ ही में कुछ ऐसी क्रेजी एनिमे न्यूज है जिसके बारे में आज मैं आप लोग बताऊंगा। इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के हम लोग सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे को लेकर। और आप लोग पता होगा कि इसका एनिमे अडैप्टेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला था क्योंकि क्रंचीरोल ने इसको अनाउंस कर दिया। और हालांकि इस अपडेट को सुनने के बाद यहाँ पे सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का यहाँ पे एंड हो ही जाएगा, क्योंकि इस एनिमे की अनाउंसमेंट जब से हुई है तब से यहाँ पे लोग एक चीज से डिसअपॉइंट है, वो है इसके स्टूडियो को लेकर। क्योंकि जो इसका स्टूडियो है वो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और हालांकि इसको साइड में रखो, यहाँ पे मेन टॉपिक के बारे में बात करें तो इस एनिमे का हम लोगों को कल एक न्यू ट्रेलर दिखाया गया, जहाँ पे इसके न्यू ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हमें सुनने को मिली, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे इज ओवर। और इवन द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के जो फैंस है वो भी यही चीज बोल रहे हैं कि ये एनिमे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा देखने में। और कुछ लोग तो इसको ब्लू लॉक की एनिमेशन से ही कंपेयर करे कि हाँ ये ब्लू लॉक का सेकंड वर्जन है। जो हाँ यहाँ पे मैंने ये चीजें तो एक्सपेक्ट करी थी कि यहाँ पे इसका ट्रेलर हम लोग कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके स्टूडियो से मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो इस एनिमे को भी हम लोग कह सकते हैं कि अपने टावर ऑफ गॉड जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है। बट इस एनिमे को लेकर कुछ डिटेल्स है जिनको आप लोग जान लेना चाहिए। जैसे ये एनिमे आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर अप्रैल 2025 में देखने मिलेगा और इसके सीजन 1 के अंदर हम लोग को 24 एपिसोड दिखाए जाएंगे जिनको 2 कोर्स के अंदर बांटा गया है। इसलिए होप करते हैं कि इसके एक्चुअल एनिमे के अंदर हम लोगों को बेटर एनिमेशन देखने मिले। अब वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना अटैक ऑन टाइटन। और यहाँ पे जितने भी ईओटी के फैंस हैं मैं आप लोग बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन आज से करीब 12 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और हाँ, आज से करीब 12 साल पहले इसका एपिसोड 1 हम लोग को देखने मिला था और उसी दौरान ईओटी जैसे मास्टरपीस एनिमे की शुरुआत हुई, जिस पर ये जर्नी तो काफी ज्यादा एपिक रही। होप करते कि इसकी मूवी भी हम लोग को इंडिया में देखने मिले। अब ऐसे यहाँ पे एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है और ये आता है अपना द एपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2, जिसका मेन ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। और आप लोग काम आसान करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब वैसे इस एनिमे को 10 जनवरी से क्रंचीरोल के ऊपर दिखाया जाएगा, इसमें आप लोगों को 2 कोर्स देखने मिलेंगे। और इसके साथ में क्रंचीरोल के ऊपर एक और एनिमे आने वाला है जिसका नाम है ब्लैक बटलर एमरल्ड विच आर्क। और यहाँ पे इस एनिमे को भी अप्रैल 2025 से एयर किया जाएगा। और इसी के साथ में अप्रैल 2025 में और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेज आने वाले हैं। जैसे स्टूडियो मैड हाउस का एक न्यू एनिमे आने वाला है जिसका नाम है द डिनर टेबल डिटेक्टिव, जो अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे ये एनिमे अप्रैल 2025 से आएगा। और हाँ, अपने मैड हाउस स्टूडियो का एनिमे है तो यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम कुछ ज्यादा यूनिक है और इस एनिमे का नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। तो अगर आप लोग इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोग को 3 जनवरी से देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे के अंदर हम लोग को सिर्फ 12 एपिसोड्स देखने मिलेंगे जिसको आप लोग देखना और एंजॉय करना। और नेटफ्लिक्स के कुछ एनिमेज के बारे में बात कर ले, जैसे द 7 डेडली सीन्स 4 नाइट्स ऑफ द एपोक्लिप्स का जो सीजन 2 होगा वो हम लोग को 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेगा। और इसी साथ नेटफ्लिक्स के एक और एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना माई हैप्पी मैरिज, और इस एनिमे को 6 जनवरी से नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। बट मैं आप लोग बता दूं कि इसके सेकंड सीजन के अंदर हम लोग को सिर्फ 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, तो चलो ये भी सही है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जो बेसिकली एक बहुत ही डीपली डिप्रेसिव मांगा के ऊपर है और इसका नाम है टाकोपीज ओरिजिनल सिन, जिसका टीवी एनिमे अडैप्टेशन अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। और मैंने सुना है कि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। जो हाँ चलो, इसका फाइनली एनिमे भी आ रहा है जिसको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसकी रिलीज डेट तो रिवील नहीं की गई है, बट जो इसकी और इन्फॉर्मेशन होगी वो जंप फेस्टा 2025 के अंदर रिवील करी जाएगी। तो हाँ, हम लोग को तब तक का तो वेट करना होगा। बाय द वे, अगर आप लोग इसकी मांगा को ट्राई करना चाहते हो तो वो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी मांगा एक्चुअली में काफी ज्यादा इंसीन गई, जहाँ पे इसकी मांगा के अभी तक सिर्फ 2 वॉल्यूम्स रिलीज हुए और 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसने 1.4 मिलियन कॉपीज सर्कुलेशन कर लिया, और वो भी किसी एनिमे अडैप्टेशन के बिना इसने सिर्फ अपने 2 वॉल्यूम्स के साथ इतनी सारी कलेक्शन कर ली, जिससे हमें पता चलता है कि इस सीरीज के अंदर दम तो है। अब हालांकि मांगा को मेंशन कर चुके तो यहाँ पे कुछ और भी मांगा सेल्स के बारे में बात करें, जैसे स्पाई एक्स फैमिली की जो मांगा है वो अपने 14 वॉल्यूम्स के साथ 37 मिलियन कॉपीज सर्कुलेट कर चुकी है। और इसके साथ में दान ददान की जो मांगा है उसने यहाँ पे 16 वॉल्यूम्स के साथ 5 मिलियन कॉपीज, और साकामोटो डेज की मांगा ने 19 वॉल्यूम्स के साथ 7 मिलियन कॉपीज को सर्कुलेट कर लिया। लेकिन अगर आप लोग कोई न्यू मांगा सीरीज पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि एक न्यू मांगा सीरीज अपने मांगा प्लस के ऊपर टॉप 5 हॉटेस्ट मांगा के अंदर आ चुकी है और इस मांगा सीरीज का नाम है ड्रामा क्वीन। जो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद इस मांगा को ट्राई कर सकते हो। अब ऐसे इतनी सारी न्यू मांगास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अपने बेस्ट न्यू जेन मांगा को मेंशन कर ले जो आता है अपना काओगराबाची। और यहाँ पे अपने काओगराबाची की हाइप तो इतनी ज्यादा है कि इसका एनिमे अडैप्टेशन भी अनाउंस हो गया। और आप लोगों के लिए यहाँ पे इस सीरीज को लेकर एक और अच्छी न्यूज मैं लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे जो अपना सुएशा है उसने यहाँ पे एनिमे अडैप्टेशन के साथ साथ इसके गेम के ऊपर भी काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और सुएशा की लीगल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जब
कागुराबाची का टीवी एनीमे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तब उसके बाद ये गेम रिलीज होगा। जो हाँ देख के लगता है कागुराबाची को लेकर शुएशा के बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स है। अब ऐसे यहाँ पे गेम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो अपनी हात्सुने मिको है वो यहाँ पे फोर्टनाइट के अंदर बहुत जल्द हम लोग को देखने मिलेगी। एंड इसी के साथ में हम लोग बात करें अपने डीमन स्लेयर के गेम के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीमन स्लेयर का एक गेम आने वाला है जिसका नाम होने वाला है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा द हिनोकामी क्रॉनिकल्स 2, जो यहाँ पे अपने पुराने वाले हिनोकामी क्रॉनिकल्स का सीक्वल है। और इसी का हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला जिसको आप लोग चेकआउट करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे तो मैं आप लोग बता दूं कि इस गेम को 2025 में रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे इसको कंसोल और पीसी के ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हो। और डीमन स्लेयर को अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डीमन स्लेयर के भी एक बड़े अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने टॉय एनिमेशन और यूफोटेबल को लेकर, क्योंकि हमें सोर्सेज की तरफ से हमें जानने को मिला है कि जो वन पीस के एनिमेटर है या फिर ड्रैगन बॉल के एनिमेटर या फिर यूं कहूं जो अपने टॉय एनिमेशन के टॉप क्लास एनिमेटर्स है वो यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। और हाँ यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि टॉय एनिमेशन की जो एनिमेशन होती है वो कितनी ज्यादा कमाल की होती है। और अगर उनकी एनिमेशन और यूफोटेबल की एनिमेशन जो अलग ही गॉड लेवल पर है, तो जब उन दोनों के एनिमेटर्स मिलकर काम करेंगे वो भी डीमन स्लेयर जैसे एनिमे के ऊपर, तब आप लोग समझ जाओ कि इन्फिनिटी कैसल आर्क की जो मूवी की एनिमेशन होगी वो यहाँ पे हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगी। क्या पता हम लोगों को बेस्ट एनिमेशन ऑफ ऑल टाइम देखने मिल जाए, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सच कहूँ तो मैं तो सिर्फ डीमन स्लेयर की मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे ही मूवी थिएटर में रिलीज होगी वैसे ही मैं इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने जरूर जाऊंगा। और वैसे यहाँ पे वन पीस को अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वन पीस के रिगार्डिंग भी एक अपडेट हमारे पास निकल के आया है, जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर अभी एक और एनिमे को लेकर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये एक ऐसा एनिमे है जिसको चाइनीज और जापानीज प्रोडक्शन मिलकर बना रही है, जिसका नाम आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस एनिमे का नाम होने वाला है टू बी हीरो एक्स, जिसको बेसिकली आप लोग एक चाइनीज एनिमे कंसीडर कर सकते हो। बट इसकी जो एनिमेशन होगी वो काफी ज्यादा कमाल की होगी, क्योंकि इसके अंदर 2D और 3D एनिमेशन को मिक्स किया गया है। और इसी का हम लोगों को एक ओपनिंग थीम सॉन्ग भी देखने मिला है, जिसको देखने के बाद फैंस सिर्फ यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये एनिमे बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। और अगर आप लोग भी इस इंसेन एनिमे के ओपनिंग सॉन्ग को देखना चाहोगे तो मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट लिंक को साइड में रखो। यहाँ पे अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं आप लोग बता दूं कि ये एनिमे हम लोग को अप्रैल 2025 में दिखाया जाएगा। बट आप लोग सवाल ये होगा कि इस एनिमे का वन पीस से क्या कनेक्शन है, तो मैं आप लोग बता दूं कि जापान के अंदर जिस टाइम स्लॉट के ऊपर वन पीस एनिमे संडे के दिन एयर होता था, तो यहाँ पे वो चीज कंफर्म हो गई कि जो अपना टू बी हीरो एक्स एनिमे होने वाला है वो वन पीस के टाइम स्लॉट को ले लेगा। और हाँ संडे का जो 9:30 AM का जो जापानीज टाइम है उसको अप्रैल 2025 से टू बी हीरो एक्स एनिमे रिप्लेस कर देगा। और अब उस टाइम पर इस एनिमे को एयर किया जाएगा जापान में, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि वन पीस को अब न्यू टाइम स्लॉट मिलेगा। और वो कौन सा न्यू टाइम स्लॉट होगा वो हम लोग जंप फेस्टा के अंदर सुनने को मिल जाएगा। अब वैसे यहाँ पे हम लोग वापस से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर आ चुके हैं, तो अब हम लोग बात करें अपने कुछ क्रेजी एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे असैसिनेशन क्लासरूम एनिमे का जो 10th एनिवर्सरी होने वाला है उसके सेलिब्रेशन का हम लोग को एक न्यू की विजुअल देखने मिला। और इस अपडेट का इंसेन पार्ट ये है कि इस सीरीज के यहाँ पे टोटल 3 प्रोजेक्ट्स को प्लान किया गया है, और जिसमें से जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे एनिमे का रीब्रॉडकास्ट है। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस एनिमे को जापान के अंदर वापस से रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा। जो हाँ पहला प्रोजेक्ट तो रिवील कर दिया गया, बट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फ्यूचर के अंदर रिवील किया जाएगा। लेकिन चलो अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने समर 2024 के मोस्ट वायरल एनिमे के बारे में, जो आता है अपना शिकाना का नोको नोको कोस्तान तन। और हाँ माय डियर फ्रेंड नोकोटान, जिस एनिमे के बारे में शायद आप लोग भूले नहीं होंगे, क्योंकि जो इसका गाना था वो काफी ज्यादा ही वायरल गया था। और इसी को लेकर जापान के अंदर जो टिकटॉक ट्रेंड अवार्ड चला था उसके अंदर बज़वर्ड कैटेगरी के अंदर इस सॉन्ग को अवार्ड मिला है। लेकिन यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक और एनिमे सीरीज को अवार्ड मिला है, और यहाँ पे ये सीरीज आती है अपने सोलो लेवलिंग। और यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है वो इस चीज को शायद सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि सोलो लेवलिंग को यहाँ पे बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो भी आस्त्रा अवार्ड्स के अंदर, जिसके अंदर कई सारे एनिमेस को नॉमिनेट किया गया था। बट सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे सभी एनिमेस को बीट करके बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का टाइटल अपने नाम कर लिया। और सभी एनिमे का मतलब अपने सोलो लेवलिंग ने फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड के एनिमे को बीट कर दिया। जिस पर क्या आप लोग भी एग्री करते हो? क्या सोलो लेवलिंग सच में 2024 का बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर है या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे जितने भी एनिमे मांगा गेम्स के अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना वन पीस का हिंदी डब। क्योंकि जैसा कि अगर आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो आप लोग पता होगा कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर वन पीस का हिंदी डब अब स्टार्ट हो चुका है, वो भी ईस्ट ब्लू सागा के एपिसोड 1 से, जहाँ पे आप लोग कमेंट करके ये बोल रहे हो कि वन पीस एनिमे का हिंदी डब का रिव्यू चाहिए। तो देखो मुझे पता नहीं आप लोगों को इसका हिंदी डब का रिव्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी हिंदी डब के रिव्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैंस ऑलरेडी इसके हिंदी डब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोगों को जब हिंदी डब पसंद आया है तो यहाँ पे अपनी टांग अड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों को मेरा ओपिनियन जानना है कि मुझे हिंदी डब कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक वन पीस फैन हूँ, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि कोई वन पीस फैंस आप लोगों को अपना ओपिनियन दे रहा है, और यहाँ पे मानना पड़ेगा कि डबिंग एक्चुअली में अच्छी हुई है। और देखो इस पूरे सिनेरियो को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे मैं बस इतना कहूंगा कि वन पीस का जो डब है तो यहाँ पे वो वानो आर की डबिंग से बेटर है, जहाँ पे इस बार काफी सारे कैरेक्टर की वॉइसेस उनकी
पर्सनैलिटी के साथ सूट करी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं भी यहाँ पे बाकी क्रिएटर्स की जैसा बात कर रहा हूँ, जैसे बाकी क्रिएटर्स आ रहे वन पीस की हिंदी डब की तारीफ कर रहे और चले गए, बट डोंट वरी, आप लोग को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है जिनके बारे में किसी ने बात नहीं किया, बट मैं उन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो सीएन तक पहुंच गया तो हो सकता है कि वो लोग अपनी मिस्टेक्स को सुधार ले। जो अगर आप लोग ने वन पीस एनिमे को पहले भी अगर इंग्लिश डब या फिर जापानीज के अंदर देख रखा है तो आप लोग को इतना आइडिया होगा कि वन पीस का जो इंट्रो वाला सीन होता है, जहाँ पे हम लोग को वन पीस का इंट्रोडक्शन मिलता है, तो उसके अंदर हम लोग को नरेटर की वॉइस सुनने को मिलती है। बट हिंदी डब के अंदर तो अलग ही केस चल रहा है, जहाँ पे नरेटर की वॉइस की जगह हम लोग को लूफी की वॉइस सुनने को मिल रही है। और हाँ, हिंदी डब के अंदर अपना जो नरेटर है वो लूफी बन गया। जो अगर ये वीडियो सीएनआई तक पहुंच गया तो मैं उनको यही कहूंगा कि अपनी मिस्टेक्स को सही कर ले, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो यहाँ पे देखने का एक्सपीरियंस खराब कर सकती है। अब हालांकि डबिंग अच्छी हुई है ये तो मैंने आप लोग बता दिया, बट सेंसरशिप का क्या, तो यहाँ पे सेंसरशिप भी यहाँ पे ना के बराबर ही हुई है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी चीजें है नहीं जिसको सेंसर किया जाए। अब हाँ, एक चीज को सेंसर कर दिया गया है, वो है अपना सांजी, जहाँ पे ओपनिंग सॉन्ग में से ही सांजी को कट कर दिया गया। और सांजी के सीन को क्यों कट किया गया, क्योंकि यहाँ पे वो सिगरेट पीता है, जिससे अब अंदाजा हो गया कि यहाँ पे वन पीस का जो हिंदी डब होगा उसके अंदर जब सांजी के सीन्स आएंगे तो उसमें हम लोगों को सेंसरशिप देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल इस बार सीएनआई वालों ने अच्छा काम किया है, जिस पर यहाँ पे मैं उन्हें अप्रिशिएट तो करूंगा। और सच कहूँ तो यहाँ पे मैं वन पीस की हिंदी डब के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता कि कितने सारे लोग इसकी हिंदी डब को देखने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, क्योंकि देखो वन पीस को देखना भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मैं आप लोग यही कहूंगा कि अगर आप लोग वन पीस सीएनआई के ऊपर देख रहे हो और अगर आप लोग वन पीस को देखने में मजा आ रहा है तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखो, और अगर मजा नहीं आता है तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ओवरऑल आपका वन पीस की हिंदी डब को लेकर क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग हिंदी डब को लेकर अपना हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करो, आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो सब बता दो। अब वैसे इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।